ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड ईयर फिजिक्स में अपना पेपर फर्स्ट चल रहा है, क्वांटम यांत्रिकी में स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम यांत्रिकी में स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर के अंदर टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे अपन, स्टर्न-गर्लक प्रयोग। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है अपना स्टर्न-गर्लक प्रयोग। इसमें मैंने 2-3 लाइनें लिख दी हैं कि परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों की व्याख्या करने के लिए सन 1922 में स्टर्न और गर्लक ने प्रयोग किया। ठीक है, और यह प्रयोग यह भी दर्शाता है कि चुंबकीय आघूर्ण आकाशीय क्वांटीकृत होता है। ये लाइन जो है अपन लास्ट में जब सब टॉपिक को पढ़ लेंगे तब जाके अपने समझ में आएगा। अभी तो मैंने ये लिखा है कि स्टर्न-गर्लक प्रयोग क्यों हुआ, क्या दर्शाता है। ठीक है, अब जो है, अब अपन इस प्रयोग के बारे में, स्टर्न-गर्लक प्रयोग का सिद्धांत, इस प्रयोग का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत क्या रहेगा इस प्रयोग का, ये पढ़ेंगे अपन। इस प्रयोग का सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणाम क्या है, ये अपन पढ़ेंगे। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणाम क्या है, प्रायोगिक परिणाम क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणाम क्या है, इस प्रयोग का सिद्धांत क्या है, ये भी अपन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इस प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणाम क्या है, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और प्रायोगिक परिणामों को समझाने में, प्रायोगिक परिणामों को समझाने में, प्रायोगिक परिणामों को समझाने में चिरसम्मत, प्रायोगिक परिणामों को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता और गाउड-स्मिथ और उहलेनबेक, गाउड-स्मिथ और उहलेनबेक की इलेक्ट्रॉन की चक्रण परिकल्पना, गाउड-स्मिथ और उहलेनबेक की इलेक्ट्रॉन की चक्रण परिकल्पना के आधार पर, गाउड-स्मिथ और उहलेनबेक की चक्रण परिकल्पना के आधार पर इसकी सफल सैद्धांतिक व्याख्या, इसकी सफल सैद्धांतिक व्याख्या निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी तो अपन ने स्टर्न-गर्लक प्रयोग में क्या, ये तो मैंने लिखा है कि क्यों किया और ये क्या शो करता है। ठीक है, ये जो है ये अपन को बाद में टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मैंने ये लिखवा दिया कि इस प्रयोग का क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पर ये प्रयोग काम करेगा, ये अपन पढ़ेंगे। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या है, प्रयोग है तो ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में कौन कौन से एपरेटस लिए, किस तरीके से वो वर्क कर रहे थे, किस वर्क के तरीके से वो किस पोजीशन में थे वो। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या है, और प्रयोग हुआ है तो उसके पीछे रिजल्ट्स भी आए होंगे, तो वो रिजल्ट क्या है। ठीक है, और उन रिजल्ट को चिरसम्मत सिद्धांत से अगर अपन समझा गया जब चिरसम्मत सिद्धांत से, तो वो चिरसम्मत सिद्धांत है जो उनको समझाने में असफल रहता है। चिरसम्मत सिद्धांत इस प्रयोग के जो प्रायोगिक परिणाम है उनको समझाने में असफल रहता है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे कि इन और प्रायोगिक परिणाम को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, ये और की जगह कॉमा लगा लेंगे। प्रायोगिक परिणामों को समझाने में, इसके प्रायोगिक परिणामों को समझाने में, इसके प्रायोगिक परिणामों को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, और गाउड-स्मिथ और उहलेनबेक के नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उनकी एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण परिकल्पना थी। उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन न केवल नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है, इलेक्ट्रॉन न केवल नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है बल्कि कक्षीय गति के साथ साथ अपनी अक्ष के चारों ओर चक्रण गति भी करता है। ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण परिकल्पना है जो कि गाउड-स्मिथ और उहलेनबेक ने दी थी। ठीक है, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने जब ये परिकल्पना दी तो इस कंसेप्ट को मानकर ही ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो प्रयोग है उसकी व्याख्या अपन
कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गाउड, स्मिथ और उर्लेनबेक की इलेक्ट्रॉन की चक्रण परिकल्पना के आधार पर इसकी सफल सैद्धांतिक व्याख्या, फिर बाद में सैद्धांतिक व्याख्या क्या हो गई, सफल, मतलब इनकी ये चक्रण परिकल्पना के आधार पर ये जो रिजल्ट आ रहे थे इसके, उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये निम्न प्रकार है। ठीक है, तो एक बार इनको पढ़िए, आप उतारिए। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो, सफल सैद्धांतिक व्याख्या वह चांदी परमाणु के लिए, वह चांदी परमाणु के लिए स्टर्न-गेर्लक प्रयोग के परिणाम की व्याख्या, वह चांदी परमाणु के लिए, चांदी परमाणु के लिए स्टर्न-गेर्लक प्रयोग के, स्टर्न-गेर्लक प्रयोग के परिणाम की व्याख्या, प्रयोग के परिणाम की व्याख्या निम्न प्रकार है। यानी कि अभी तक तो अपन ने प्रस्थान ना है, ये तो एक प्रस्थान है। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, क्या क्या चीजें हैं, ये दिखाया बस अपन ने। अभी टॉपिक तो पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह का प्रयोग परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण को याद करने के लिए किया गया, व्याख्या याद करने के लिए क्या, व्याख्या पहुंचा ज्ञात करने के लिए सन 1922 में स्टर्न और गेर्लक दो वैज्ञानिकों ने किया था। और ये भी दर्शाता है कि चुंबकीय आघूर्ण आकाशीय क्वांटिकृत होता है। ये लाइन जो है, ये जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना टॉपिक, तब बिल्कुल समझ में आएगी आकाशीय क्वांटिकृत क्या होता है। और इस प्रयोग का सिद्धांत, प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक परिणाम समझाने के सिद्धांत की सफलता, और गाउड, स्मिथ और उर्लेनबेक की इलेक्ट्रॉन की चक्रण परिकल्पना के आधार पर इसके सफल सैद्धांतिक व्याख्या व चांदी परमाणु के लिए स्टर्न-गेर्लक प्रयोग के परिणामों की व्याख्या निम्न पर। यानी कि अपन क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत, एक तो सिद्धांत पढ़ेंगे, एक प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक परिणाम 2, और प्रायोगिक परिणाम समझाने के सिद्धांत की सफलता 3, गाउड और स्मिथ और उर्लेनबेक की इलेक्ट्रॉन चक्रण परिकल्पना के आधार पर इसकी सफल सैद्धांतिक व्याख्या 4, और चांदी परमाणु के लिए स्टर्न-गेर्लक प्रयोग के परिणामों की व्याख्या 5। ये 5 चीजें पढ़ेंगे तो आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 चीजें अभी अपन को पढ़नी है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, लिख लीजिए। देखिए, अब अपन एक एक चीज लेते हैं कि स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का सिद्धांत क्या है। स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का सिद्धांत किस थ्योरी पर काम कर रहा है ये प्रयोग। ठीक है, तो स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का सिद्धांत क्या है वो अपन देख लेते हैं पहले। तो अपन लिखेंगे स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का, स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का, स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का सिद्धांत। इसको नंबर भी देना चाहो तो आप नंबर भी दे सकते हो, स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टर्न-गेर्लक प्रयोग का सिद्धांत दिख रहा होगा आपको। तो सिद्धांत में देखो आप कि किस थ्योरी पर काम करेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणामों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक भट्टी होती है जिसमें चांदी परमाणु को रखकर गर्म करते हैं। ठीक है, और उनको वाष्प के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और जब ये, और यहाँ पर स्लिट्स होती है जो इसको एक रेखा पुंज के रूप में बना देती है। और यहाँ एक असमान चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में से या चुंबकीय ध्रुवों के बीच में से इस चांदी परमाणु को अपन गुजारते हैं। और यहाँ पर एक ठंडी प्लेट रखी होती है, उस ठंडी प्लेट पर ये जमा होते हैं। ठीक है, तो उस ठंडी प्लेट पर जो है आपको 2 लाइनें मिलती हैं। आपको क्या, कितनी लाइनें मिलती हैं, 2 लाइनें मिलती है। जैसे एक यहाँ पर मिल जाती है और एक यहाँ पर। जैसे प्लेट जो है वो तो 2 डायमेंशन होती है, तो अपन ने इस तरीके से बनाया। जैसे तुमने प्लेट, इस प्लेट को मैं यहाँ पे बनाऊं, तो जैसे ये आपकी प्लेटें हैं, ये प्लेट है आपकी,
तो दो लाइन इस तरीके से मिलती है। इस तरीके से दो लाइनों के रूप में चांदी परमाणु जमा हो जाते हैं। इस तरीके से इन दो लाइनों के रूप में चांदी के जो परमाणु है वो जमा हो जाते हैं। दो लाइनों के रूप में चांदी परमाणु जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणाम में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिद्धांत में नहीं पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा। लेकिन सिद्धांत किस चीज के लिए है, क्या है, ये इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये प्रायोगिक व्यवस्था है। प्रायोगिक व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे पर एक भट्टी होगी, उस भट्टी को मतलब भट्टी का मतलब गर्म करने की व्यवस्था अपने आप आ गई। भट्टी शब्द से ही आपको अपने आप समझ में आ गया। इसके अंदर चांद भी भरा गया था। इस प्रयोग में चांदी धातु भरी गई और चांदी धातु को गर्म करके वाष्प के रूप में कन्वर्ट किया गया। और यहाँ पर स्लिट्स थे S1 और S2। इन स्लिट्स से क्या होता है कि इसमें से जब बाहर निकलती है छिद्र में से चांदी परमाणु बाहर निकलते हैं तो जो इधर उधर के होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, और एक लाइन के रूप में, पुंज के रूप में आपको चांदी परमाणु मिल रहे थे। और यहाँ पर एक असमान चुंबकीय क्षेत्र था। असमान चुंबकीय क्षेत्र जैसे मान लो कि ये जेड एक्स है, तो जेड एक्स के अनुदिश उसमें परिवर्तन आ रहा था। वो चुंबकीय क्षेत्र केवल जेड एक्स के अनुदिश था। इस तरीके से था वो अपन देखेंगे। असमान चुंबकीय क्षेत्र था, वो डायग्राम अपन बनाएंगे तब पता चलेगा आपको। असमान चुंबकीय क्षेत्र था वो, ठीक है, कुल मिला के। ठीक है, इस तरीके से था आपका चुंबकीय क्षेत्र ही हो असमान जेड एक्स के अनुदिश। ठीक है, असमान चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसको उल्टा करके यहाँ पे लटका हुआ। असमान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में से ऊपर अपन इनको गुजारते हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ से गुजरते हैं तो ये बिल्कुल सामने जाके ठंडी प्लेट जो है उस पर बिल्कुल सामने जाके नहीं टकराते, केवल एक जगह गुच्छा नहीं बनाते चांदी के परमाणु। ये वास्तविक इस रूप में जमा हो जाते हैं, इस दो प्रकार की लाइनों के रूप में, दो लाइनों के रूप में जमा हो जाते हैं, बीच में जगह खाली रह जाती है। ये परमाणु जो है चांदी के परमाणु, ये दो लाइनों के रूप में जमा हो जाते हैं और बीच की जगह जो है वो खाली रह जाती है। ये इसकी प्रायोगिक व्यवस्था रहेगी। प्रायोगिक परिणाम ये आएंगे, मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अभी बिल्कुल छोटा रूप में बताया। अब बात क्या है कि ये चांदी परमाणु जो है वो यहाँ सीधे जमा क्यों नहीं हुए, सीधे जमा क्यों नहीं हुए, ये ऊपर या नीचे क्यों चले गए? तो ये क्यों चले गए कि इन पर कोई बल लगा होगा। क्या लगा होगा? कोई बल लगा होगा। ठीक है, तो इन पर एक बल लगता है, उस बल की वजह से जो है ये जेड एक्शन जो ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, अब वो बल क्यों लगा है, वो बल क्यों लगा है, कितना लगेगा, ठीक है, इसके लिए ये थ्योरी है। ठीक है, बल क्यों लगा है, कितना लगेगा, ठीक है, क्यों उत्पन्न हुआ है, इसके लिए थ्योरी है। ठीक है, बल क्यों लगा था भाई, बल लगा तभी तो ऊपर नीचे हुए हैं भाई। सीधे अगर मान लो इनको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होता, ठीक है, तो ये सीधे सीधे जमा हो जाते हैं एक जगह जाके। लेकिन इन पर जो है वास्तव में कोई बल कार्य कर रहा है तभी तो ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो वो बल कितना लगा है, क्यों लगा है, ये अपन पढ़ेंगे, ये थ्योरी में आता है। ठीक है, तो ये क्यों लगता है मैं आपको बता देता हूँ। ये असमान चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है। जब परमाणु असमान चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजरते हैं तो उसके कारण लगता है। तो अब असमान चुंबकीय क्षेत्र से क्यों लगता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र से इन परमाणुओं पर बल क्यों लगता है, कितना लगता है, किस तरह से लगता है, इसके लिए ये थ्योरी है। ठीक है, तो इसको अपन शुरू से, मैं आपको थ्योरी में ये पता चल गया कि क्या पढ़ने वाला है, क्या पढ़ने वाला है, इन परमाणु पर लगने वाला बल पढ़ने वाला है। लेकिन वो बल कहाँ से आएगा, ठीक है, तो वो अपन स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, इधर देखिए स्टर्नगेर्लर योग का सिद्धांत। ठीक है, आप देखिए, आप इसमें बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा क्या अपन ने, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु में, जब आप लिखना लिख लो परमाणु में, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों ओर परमाणु में इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो परमाणु जैसा आपके पास परमाणु है, परमाणु में नाभिक रहेगा और इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इसके साथ विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में, ये और लिख लो आप इसको स्पष्ट शब्दों में, चारों ओर अलग अलग त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। अलग अलग त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, कि वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, करते हैं। अब ये तो बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब अपन एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, जो किसी परमाणु के अंदर किसी एक r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। माना एक इलेक्ट्रॉन, अपन एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। माना एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में, माना एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, त्रिज्या कितनी ले ली अपन ने, r, परमाणु में r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, r त्रिज्या की परमाणु में r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, गति कर रहा है। यह बन जाती है। माना एक इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु में r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो परमाणु r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो आप ये बता सकते हो मुझे कि परमाणु के द्वारा एक चक्कर तय करने में लगी गई दूरी, वो इलेक्ट्रॉन द्वारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन द्वारा, अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी कितनी होगी बताओ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी वो कितनी होगी, 2πr, कितनी होगी, 2πr, ठीक है। साइड में आप जो है डायग्राम बना लोगे इस तरीके से, जैसे ये आपका एक डायग्राम बना लो जिससे समझने में सुविधा हो जाएगी आपकी, कि जैसे ये आपके पास एक r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा है, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए कि v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से चलकर यहाँ आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2πr दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास, क्षेत्र के नीचे लिख लेना, क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास a = πr², ठीक है। इस क्षेत्र के नीचे लिख लेना इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर तय करने में तय की गई दूरी, ठीक है, ये होगी 2πr। अतः इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर, इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय को, चाहे इसको अपन क्या कहते हैं, आवर्तकाल, t = समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो एक चक्कर तय करने में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, एक चक्कर लगाने में 2πr दूरी तय कर रहा है, 4 क्या इसकी v, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, t = 2πr/v, ये आ जाएगा आपके पास। ये जो चीज है ये ध्यान रखना, ये आपके न्यूक्लियर में भी है, सॉलिड में भी है, ठीक है। सॉलिड में तो बहुत डिटेल में है और भी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल वैसे वैसे याद रखने में काम आ जाएगी। माना कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, तो अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी
इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, ये समय हो गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अतः अब देखो इलेक्ट्रॉन आवेश है और आवेश गति कर रहा है तो धारा उत्पन्न करेगा, अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न धारा, अब ये चित्र के नीचे आनी चाहिए, अब जो लाइन लिख रहा हूं वो चित्र के नीचे आनी चाहिए, अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न धारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, अतः इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न धारा, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न धारा, धारा का सूत्र क्या होता है, धारा इक्वल टू आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा Q अपॉन टी, Q की जगह आपके पास E अपॉन P की जगह हो जाएगा 2 पाई R अपॉन V, तो हो जाएगा EV अपॉन 2 पाई R, तो I इक्वल टू आपके पास आ गया EV अपॉन 2 पाई R, इसको आप कह दोगे समीकरण नंबर 1। I इक्वल टू कितना आ गया EV अपॉन 2 पाई R, उतार लीजिए इसके ऊपर, यहां से उतार लीजिए, लिख लिया होगा आपने, इस धारा के कारण, इस धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अपन ने यहाँ पर m से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और वो हो जाता है धारा इंटू क्षेत्रफल, क्या होता है धारा इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपके पास धारा इंटू क्षेत्रफल, तो धारा का मान जो क्षेत्रफल जो है, एक चीज आप इस लाइन से पहले और लिखोगे, इस लाइन से पहले एक चीज और लिखोगे आप, वो क्या है, एवं इलेक्ट्रॉन की कक्षा का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का क्षेत्रफल एक हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब फिर आप लिखोगे धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव, धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निम्न होगा। यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अपन जो है कैपिटल M से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट कर रखे हैं, कैपिटल M से। वैसे सब जगह सॉलिड में, न्यूक्लियर में और इस क्वांटम में भी दूसरी जगह जब आएगा, ठीक है, तब हमेशा इसको म्यू से डिनोट करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करेंगे, म्यू से, ठीक है। केवल एक यही टॉपिक ऐसा है, केवल और केवल पूरी फाइनल में,
कि यही टॉपिक ऐसा है जिसमें अपन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से व्यक्त करेंगे। ये भी दो तरीके से होगा, एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, एक चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति इस तरीके से होती है, देखो। तो चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो तो म्यू है और एक म्यू एस होता है, ठीक है। जैसे ये होता है EL/2m, ठीक है। तो ये हो जाएगा ES/2m। यहाँ फर्क क्या आ रहा है, यहाँ फर्क आ रहा है L और S का। ये L तो होता है कक्षीय कोणीय संवेग और ये S होता है चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग, ठीक है। इस तरीके से आते हैं आपके पास में। तो इधर देखो आप, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से व्यक्त कर रखा है, किससे व्यक्त कर रखा है, m से। बाकी जगह जो है वो अपन किससे व्यक्त करेंगे, बाकी जगह म्यू से व्यक्त करेंगे, ठीक है। और म्यू में दो तरीके से होंगे, उसमें भी आगे जाके पर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लाजे विभाजन गुणांक का रोल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सब में म्यू से होगा। आप ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पूरे तीनों पेपर्स की बात बता रहा हूँ, तीनों पेपर के अंदर ये चीज आएगी सेम टू सेम, लेकिन यहीं पर इसको इस पेपर में भी एक जगह और आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही केवल इसको m से डिनोट कर रखा है, बाकी जगह म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें भी एक कौन सा है, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसको पूरा शो करें तो ml लिखना चाहिए था, लेकिन अपन ने जो है यहाँ पे चक्रण की बात अभी चल नहीं रही है, तो इसलिए जो है वो अपन ने m से डिनोट कर, ठीक है। तो कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है, तो वो आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर ये m का फॉर्मूला होता है धारा इंटू क्षेत्रफल। क्या होता है, धारा इंटू क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करोगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान कहाँ रख दोगे आप, समीकरण 3 में मान रख दोगे, 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रख दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रख दोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रख दोगे, तो आपके पास m I की जगह क्या होता है, Eb/2πr, और a की जगह क्या हो जाएगा, πr²। तो m क्या आ जाएगा आपके पास, r 4 कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो Eb/2 आ जाएगा। इसको आप दे दोगे समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे इसको कक्षीय कोणीय संवेग बनाने के लिए ऊपर नीचे आप क्या किससे गुणा कर दो, m से गुणा कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr/2m। यहाँ पर m का मतलब me है, ध्यान रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, me से गुणा किया आपने, ठीक है। me से आप गुणा कर रहे हो इसमें, तो आपके पास ये हो जाएगा m = EL/2me, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखना है और किसी चीज का मास नहीं है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर L जो है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है। तो इस चीज को आप लिख दोगे कि यहाँ L = MEVR इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग। कोणीय संवेग भी दो प्रकार का होता है, कोणीय संवेग दो प्रकार का होता है, एक होता है कक्षीय कोणीय संवेग और एक होता है चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग को L से व्यक्त करते हैं, ये तीनों पेपर में काम आने वाला टॉपिक है, ध्यान रखना। जो भी मैं बता रहा हूँ सब तीनों पेपरों में काम आएगा। एक होता है कक्षीय कोणीय संवेग, एक होता है चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग को L वेक्टर से व्यक्त करते हैं और चक्रण कोणीय संवेग को S वेक्टर। संवेग सदिश राशि होती है, ये तो अदिश रूप में लिख रखा है, अभी अपन सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर लगाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये होता है L और S। तो कक्षीय कोणीय संवेग को L से व्यक्त करते हैं, चक्रण कोणीय संवेग को S से व्यक्त करते हैं, और इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है कुल कोणीय संवेग, जिसको J से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करता है, J से। तो J = होता है L + S। ये चीजें जो है वो आप अभी से सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ N = MEVR इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, इसको अगर अपन सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या, क्योंकि देखो चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश
नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। अतः सदिश रूप में समीकरण 5 निम्न हो जाएगा, निम्न होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? m भी सदिश राशि होती है, ठीक है, m इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा, माइनस की वजह से, और ई एल अपॉन 2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियर के अंदर जो है ये ही चीज, ये मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएगा, तो फिर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अभी से आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा समीकरण नंबर 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 6। ये सदिश रूप में आ गया। अब देखो यहाँ पर m और l ये तो सब अदिश राशियां हैं, e अपॉन 2m ये सब तो अदिश राशि हैं, और ये माइनस आ रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहा है? समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि m वेक्टर व l वेक्टर, m वेक्टर व l वेक्टर की दिशा, m वेक्टर और l वेक्टर की दिशा विपरीत होती है, एक दूसरे की विपरीत होती है। मतलब ये चीजें अपन जो है सॉलिड में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर ये m वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये आपके पास l वेक्टर की डायरेक्शन, m वेक्टर और l वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि m वेक्टर और l वेक्टर की दिशा विपरीत होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिखिए फटाफट। लिख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं अपन, इसमें अपन एक चीज और बना देंगे। ठीक है, इसमें इस समीकरण 6 से, समीकरण 6 से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? m वेक्टर इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2m है। आप ऊपर नीचे h क्रॉस से गुणा कर दो, अंश हर में h क्रॉस से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस ई एच क्रॉस अपॉन 2m। ठीक है, और l अपॉन h क्रॉस, इसको एक साथ ले लो, माइनस ई एच क्रॉस अपॉन 2m। h क्रॉस से ऊपर नीचे आपने क्या कर दिया? h क्रॉस से अंश व हर में गुणा कर दिया, h क्रॉस से अंश व हर में गुणा कर दिया है। तो ये जो ई एच क्रॉस अपॉन 2m है, इसको बोलते हैं म्यू बी, बोर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं इसको? बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी, और l अपॉन h क्रॉस। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m वेक्टर इक्वल टू माइनस म्यू बी। ये सेम चीजें सॉलिड में भी काम आएगी। ठीक है, म्यू बी l अपॉन h क्रॉस। ठीक है, तो समीकरण 6 पहले आ गया, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ म्यू बी इक्वल टू क्या है? ई एच क्रॉस अपॉन 2me, ई एच क्रॉस अपॉन 2me। ठीक है, अब ई का मान जानते हो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एच क्रॉस का मान जानते हो 1.05 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकंड,
दो तो दो है, एम ई भी जानते होगे 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो मास ये सारी चीजें जो है वो नॉन है, जानते हैं इनको। ठीक है, तो जानने की वजह से जो है इन पे मान रख देंगे, और ये मान रखने के बाद जो आपके पास मान है वो आएगा, वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 9.27 इंटू 10⁻24। 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला। याद करने में फायदा है, जब कोई चीज तीनों पेपरों में आ रही है तो याद कर ही लीजिए, 9.27 इंटू 10⁻24 जूल प्रति टेस्ला होता है। तथा इसे बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंदर यहाँ पर नाभिकीय मैग्नेट्रॉन बनेगा, जिसको म्यू एन से डिनोट करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा, और ये वैल्यू -27 में चेंज हो जाएगी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो वहां से इसका कंपेरिजन भी वहां पर करेंगे, यहाँ पर नहीं, वहां पर करेंगे। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो म्यू इक्वल टू CH+/2m, तो ये होता है, तथा इसे बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। लिख लिया होगा आपने, लिख लीजिए इसको। लिख लिया होगा। अब आप लिखोगे हम जानते हैं कि जब किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले परमाणु को m चुंबकीय आघूर्ण वाले परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है, तो उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निम्न होती है। क्या होती है? ये होती है U = m.b। अगर मैंने आपको बताया था कि और सॉलिड के अंदर इसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, तो अगर म्यू होता तो म्यू इंटू बी होती, वहां भी अपन चुंबकीय स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे तो वो जो ध्यान रखना म्यू इंटू बी होती अगर वो होता तो। ठीक है, तो ये आपके पास जो है समीकरण नंबर कितने आ गए? पहले समीकरण 6 आ गए शायद, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे टेक्स्ट में मान रख देंगे, समीकरण 6 से समीकरण 7 में मान रख देंगे, समीकरण 6 से समीकरण 7 में मान रख दो आप। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, -m, चलो इसको एक बार रुको, एक बार ये आ जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 7। इस चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के कारण, परमाणु पर लगने वाला बल निम्न होगा। F इक्वल टू होता है आपका, F इक्वल टू माइनस ऑफ डेल U होता है। ये आपने मैकेनिक्स में देखा होगा, फर्स्ट ईयर में जो मैकेनिक्स चलता है उसका ही है। ठीक है, ये समीकरण का देख लेने के बाद समीकरण 7 होना चाहिए वैसे ये वाला, इसमें मान रख देंगे अपन ये समीकरण नंबर 8, फिर अपने समीकरण नंबर 7 से समीकरण नंबर 8 में अपन मान रखेंगे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल U की जगह आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ एम बी। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डेल एम बी हो जाएगा, डेल एम डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, इस डेल एम डॉट बी इसको समीकरण नंबर 9 दे देंगे। अब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तीनों जो है सदिश है लेकिन अदिश गुणा हो रहा है, अदिश गुणा होने की वजह से जो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं,
तो आगे पीछे लिखने के कारण जो है इसको मैं एम को पहले लिख देता हूँ और डेल बी को एक साथ कर देता हूँ। आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, अदिश गुणा कर रहे हैं, अदिश गुणा में तो आगे पीछे कर सकते हैं। a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। तो इनको आगे पीछे कर दिया मैंने, एम को पहले लिख दिया, डेल को इसके साथ लिख दिया। अब डेल इक्वल टू क्या होता है आपके पास, फिर कार्य के निर्देश तंत्र में पढ़ रहे हैं इनको अपन, तो डेल जो होता है वो होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है, ठीक है। तो अपन इसमें लिखेंगे जब इसको, तो आपके पास क्या जाएगा, आता है डेल बी करें अपन, डेल डॉट बी, तो अपने पास क्या आ जाएगा आई कैप डेल बी। अगर इस बी को खोलेंगे नहीं तो ये हो जाएगा आई कैप डेल बी अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल बी अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस के कैप डेल बी अपॉन डेल जेड। यहाँ पे अपन ने बी को कंपोनेंट में डिवाइड नहीं किया है, ध्यान रखना, बी वेक्टर है, अभी कंपोनेंट में डिवाइड नहीं किया, अपन ने डेल से डायरेक्ट बी को ऑपरेट करवा दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब अपन को जो है यहाँ पर एम लगाना है, एम लगाना है तो आप क्या करोगे, आप एम डेल डॉट बी, ठीक है, ये राशि बनानी है ना, तो एम जो है एम वेक्टर ये तीनों के साथ गुणा होगा, एम वेक्टर आई कैप डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल बी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब इस एक काम करो आप क्या करोगे, एम डेल डॉट बी, ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ से इसको जो है आई कैप को बाहर ले लो, ये हो जाएगा डेल बी एम डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा प्लस जे कैप एम डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप एम डेल बी अपॉन डेल, ठीक है। और इसको अपन क्या कह देंगे, इसको इस टर्म के अंदर आप एफ कह दो, ये क्या बन रहा है यहाँ से एफ बन रहा है, ये एफ वेक्टर है, ठीक है। और एफ को अपन क्या कह सकते हैं, आई कैप एफ एक्स जे कैप एफ वाई के कैप एफ जेड। एफ को क्या कह सकते हैं अपन, एफ को अपन कह सकते हैं आई कैप एफ एक्स जे कैप एफ वाई और के कैप एफ जेड इक्वल टू आई कैप ये जो है पूरा एम डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे कैप एम डेल बी अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस के कैप एम डेल बी अपॉन डेल, ठीक है। तो समीकरण नंबर 9 और इसको आप समीकरण नंबर 10 दे देना और इसको आप समीकरण नंबर 11 दे देना, उतार लीजिए। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करके एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ तक उतार लीजिए एक बार, यहाँ तक उतार लीजिए।
ये लिख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। अब आप क्या करोगे, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर समीकरण 11 के दोनों तरफ आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर समीकरण 11 के दोनों तरफ आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना, समीकरण 11 के दोनों तरफ आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एम डेल बी अपॉन डेल एक्स, एफ वाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एम, इसमें एफ एक्स एफ वाई सदिश राशि नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, एम डेल बी अपॉन डेल वाई और एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा एम डेल बी अपॉन डेल जेड। 11 12 13 14, ठीक है, समीकरण नंबर 14 यहाँ तक हो गया अपना एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, बल के तीनों कंपोनेंट अपन ने निकाल लिए। ठीक है, अब यदि अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से है कि केवल जेड दिशा में अनुदिश है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र केवल जेड दिशा के अनुदिश है, यदि चुंबकीय क्षेत्र केवल जेड दिशा के अनुदिश है, यदि चुंबकीय क्षेत्र केवल जेड दिशा के अनुदिश, अर्थात आपके पास जो बी वेक्टर है वो क्या है, के कैप बी जेड, के कैप बी जेड केवल जेड दिशा के अनुदिश है। ठीक है, और इसकी प्रवणता भी केवल जेड दिशा में ही तथा इसकी प्रवणता भी केवल जेड दिशा में ही है तथा इसको आप 15 नंबर दो, इसकी प्रवणता भी जेड दिशा में ही हो, इसकी प्रवणता भी जेड दिशा में ही हो। ठीक है, तो आपके पास समीकरण 12 13 14 में, समीकरण 12 13 14 में समीकरण 15 से मान रखने पर, 12 13 14 में 15 से मान रखने पर, ठीक है, प्रवणता केवल जेड दिशा में होगी। आप क्या करोगे, प्रवणता केवल जेड दिशा में होगी, तो ये तो वैसे ही जो है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई वैसे ही 0 हो जाएगी, प्रवणता केवल जेड दिशा में हो। तो पहले इसको लिखने से पहले ये चीज और लिख लेना, तो अतः डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्स और वाई में जो है प्रवणता होगी नहीं, केवल किस में होगी, जेड में होगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई वाली चीज तो जो है क्या रह जाएगी, 0 हो जाएगी, है ही मतलब उसमें कांस्टेंट है, एक्स का अनुदिश तो कांस्टेंट है, वाई का अनुदिश भी कांस्टेंट है, तो डेल बी अपॉन डेल एक्स कर दो, ये 0 होगा, डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है केवल जेड के अनुदिश परिवर्तित हो रहा है, वाई और जेड के अनुदिश एक्स और वाई के अनुदिश परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, इसको आप क्या कह दो, समीकरण नंबर 16 और समीकरण नंबर 17। ठीक है, अब आप क्या देखो, अब आप देखिए समीकरण 12 में समीकरण 16 से मान रख दो, समीकरण 16 से समीकरण 12 में मान रख दो, आप 16 से 12 में मान रखोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स की आ जाएगी। समीकरण नंबर 17 से समीकरण नंबर 13 में अगर आप मान रख दोगे तो आपके पास एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, और समीकरण नंबर 15 से समीकरण नंबर 14 में मान रख दोगे आप तो आपके पास एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो
तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू 0, ये मान रखोगे तो 0, एफ वाई की 0 और एफ जेड की क्या आ जाएगा आपके पास, मान रखिए आप एम वेक्टर, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड और के कैप डेल वी जेड, ठीक है। अब आप देखो एक बार, इस m को भी अगर अपन कंपोनेंट में डिवाइड करें तो i कैप एम एक्स प्लस जे कैप एम वाई प्लस के कैप एम जेड होगा। अब i कैप एम एक्स, i कैप वाला जो है वो k कैप के साथ गुणा होकर 0, ठीक है, और j कैप वाला भी k कैप के साथ गुणा होकर 0, केवल k कैप वाला जो है वो बचेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा एम जेड, ठीक है, एम जेड डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, एम जेड डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, 17 आगे ना 18, नहीं 18, 19 और 20। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बता दीजिए इनको। बता लीजिए। अब तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया यहाँ से, अगर चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता केवल z दिशा में होती है तो एफ एक्स और एफ वाई का मान 0 होता है, केवल एफ जेड का मान 0 नहीं होता है, ध्यान रखना है। लिखिए अब इनको आप लिखोगे डायरेक्ट समीकरण 18, 19, 20 पे। अच्छा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इक्वल टू, आता है बी वेक्टर इक्वल टू के कैप वी जेड होने पर, बी वेक्टर इक्वल टू के कैप वी जेड होने पर एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एफ वाई इक्वल टू 0 और एफ जेड इक्वल टू क्या है, एम जेड डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, एफ जेड डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, इसको एम कॉस थीटा भी कह सकते हैं, एम कॉस थीटा, एम जेड को एम कॉस थीटा कह सकते हैं। यहाँ थीटा, यहाँ थीटा क्या है, एम और जेड अक्ष के बीच में कोण, एम वेक्टर और जेड अक्ष के बीच के मध्य कोण, यहाँ थीटा एम वेक्टर व जेड अक्ष के मध्य कोण है, ये मध्य कोण है। तो ये एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड हो गए। देखो बच्चों, देख लिया होगा आपने। अब एक चीज और देखिए आप इसके साथ, यदि चुंबकीय क्षेत्र आप इस तरीके का ले लेते हो कि वो जेड एक्स के अनुदिश भी एक समान है, परिवर्तित नहीं हो रहा, यदि चुंबकीय क्षेत्र, यदि चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश भी नियत है, जेड अक्ष के अनुदिश भी एक समान, एक समान मतलब नियत है, परिवर्तित नहीं है, एक समान है नियत है, तो डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, अतः एफ जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश भी एक समान है तो डेल बी जेड अपॉन डेल जेड 0 हो जाएगा, ठीक है, अतः एफ जेड भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका जो प्रैक्टिकल है वो उसका सिद्धांत काम नहीं करेगा। अतः आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित रखना है,
क्योंकि अगर आप एक समान या नियत चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हो तो Fz की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जो कि आपके प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इसके सिद्धांत को नहीं, इसकी जो कंडीशन है प्रैक्टिकल की वो फॉलो नहीं हो रही है। इसलिए अतः इस प्रयोग के अंदर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। अतः इस प्रयोग के अंदर, इस प्रयोग में z अक्ष के अनुदिश परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, z अक्ष के अनुदिश परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। परिवर्तित चुंबकीय z अक्ष के अनुदिश परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग। अतः इस प्रयोग में z अक्ष के अनुदिश परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए लास्ट में, एफ जेड इक्वल टू क्या है आपके पास, एम जेड और डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, एम जेड और डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, ये दो चीजें हैं आपके पास। तो एफ जेड जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एम जेड पर और डेल बी जेड अपॉन डेल जेड पर। एफ जेड का मान, अतः एफ जेड का मान, एफ जेड का मान एम जेड व डेल बी जेड अपॉन डेल जेड पर निर्भर करेगा, तो बच्चों ये आपका सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे स्टर्न-गेर्लक प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणाम। ठीक है, सिद्धांत पूरा हो गया, इसको याद कर लोगे तो समझने में सुविधा रहेगी आगे तक, ध्यान रखना इस चीज को। सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए, उतारिए उतारिए। उतार लीजिए।
हो गया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसकी प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक परिणाम पढ़ेंगे।